हेलो एवरीवन, आज फिजिक्स का एग्जाम था। एग्जाम हो चुका है, उसके सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। आप लोगों ने जो आंसर्स लिखे हैं एग्जाम में, क्या वो आंसर्स आपने करेक्ट लिखे? ऑब्वियसली करेक्ट लिखे होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो जो क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन आया है। मैंने आप लोगों को कल 20 से 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए थे, वो भी क्वेश्चन आए थे। इससे पहले मैंने हर एक चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था। सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो पेपर में आए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने जो भी मैंने स्ट्रैटेजी जो क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से सॉल्व किया। तो बेसिकली आप लोग अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व करके आए हैं। हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पेपर बहुत सिंपल आया था, कुछ न्यूमेरिकल से, थोड़े से लॉजिकल थे, कुछ हम बोल सकते हैं क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर मैंने देखा जो लॉजिकल थे। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, बट पेपर ओवरऑल अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पेपर जो था वो बहुत सिंपल था। चलो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर है हमारा फिजिक्स का। यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग में आप लोगों को फिजिकल कांस्टेंट जो है उनका आप लोगों को वैल्यू दिया गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एमसीक्यू। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो एमसीक्यू दिया गया है वो एमसीक्यू किसका दिया गया है? इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। ये सब लोगों को याद है, जेरोथ लॉ का स्टेटमेंट है। जेरोथ लॉ हम लोगों को इसके बारे में बताता है। सबके माइंड में रट्टा वाला क्वेश्चन था ये, तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोगों को जो क्वेश्चन आया था सेकेंड वाला, देखो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली एनर्जी के नियम पे डील करता है, एनर्जी के नियम से डील करता है। इसके लिए इसमें एनर्जी कांस्टेंट होगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता। लीनियर मोमेंटम कोलिजन में कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होता, मास भी कांस्टेंट नहीं होता है, बट एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर एनर्जी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बिलोंग्स टू डायथर्मस सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वुड दिया, आयरन दिया है, ग्लास और कॉपर। बेसिकली बेस्ट डायथर्मस सब्सटेंस जो है वो ग्लास है। ग्लास इसका परफेक्ट आंसर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हम लोगों को पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल का फॉर्मूला था Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R, राइट। तो ये वाला जो टर्म है आप लोग देख सकते हैं कांस्टेंट है, तो इसको हटाओगे तो ये 1/r हो जाएगा। तो इसका जो आंसर था ये सी वाला आंसर आएगा, इसका 1/r। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करके जाना है। और हम लोगों को पता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? R L1 अपॉन L2 - 1। L1 जब हम लोगों का ईएमएफ कनेक्टेड होता है, L2 जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है जहां पे V मिलता है, राइट। तो L1 को E से रिप्लेस करो, L2 को V से। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा R इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस M, वेयर E इज द EMF, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस -1। ये वाला जो फॉर्मूला ये हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। An electron, a proton and alpha particle and a hydrogen atoms are moving with same kinetic energy। हमें बोला है चार पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन, सब सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट फॉर। तो देखो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और हाइड्रोजन, इसमें से सबसे ज्यादा मास इलेक्ट्रॉन का होता है। इसके लिए इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा होगा। अगला, द गेट विच प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन इट्स बोथ इनपुट इज हाई। हमें पता है एंड गेट का ये लॉजिक है। एंड गेट को जब हम लोग 1 1 देंगे तो ही हम लोगों को आउटपुट में भी 1 मिलता है, राइट। तो इसका जो आंसर है वो है बी, दैट इज एंड गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द पावर रेटिंग ऑफ ए सीलिंग फैन रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 2 न्यूटन मीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 पाई रेडियन पर सेकंड विल बी, राइट। यहाँ पे हम लोग को सीलिंग फैन का पावर रेटिंग पूछा गया। तो सीलिंग फैन का जो पावर रेटिंग होता है वो होता है टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क हमें दिया गया 2, एंगुलर वेलोसिटी हमें कितना दिया गया? 2 पाई दिया गया, राइट। तो ये आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा वो 4 पाई हो जाएगा। तो ये डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। 4 पाई इज द परफेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग विद 2 लूप्स। एक स्ट्रिंग बना दो, इसमें 2 लूप है, राइट। ये ठीक है, वाइब्रेट हो रहा है। अब 2 लूप है, इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, ये नोड है और ये एंटी नोड है, राइट है, क्लियर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। हमें बोल रहा है इसका लेंथ 2 मीटर है, तो ये टोटल लेंथ कितना है? 2 मीटर।
तो इतना लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो इसका हाफ लेंथ कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.5 मीटर, राइट। ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो इतना डिस्टेंस आपको निकालना था, दैट इज 0.5 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ए ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्रॉम 220 वोल्ट, तो ये प्राइमरी वोल्टेज है 220 और सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ गया 880 हो गया, राइट। सिंपल। प्राइमरी कॉइल जो था, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना है 1000, तो हम लोग को बोल रहा है कि सेकेंडरी में टर्न्स कितना होगा। हम लोगों को पता है ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, बराबर। इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ES क्या है 880, EP कितना है 220, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। NS कितना है नहीं पता है, फाइंड करना है। NP हमें पता है 1000 है। 88,000 डिवाइड बाय 22 करोगे, ये 1000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88,000 अपॉन 22 इज इक्वल टू NS 400 आ रहा है इसका आंसर, एक सेकेंड 30, ओके 4000। सो डी इज द परफेक्ट आंसर। 4000 टन आप लोगों का जो सेकेंडरी कॉइल में आ जाएगा। तो एकदम सिंपल MCQ आ गया था, 10 मार्क्स हम लोगों को आराम से मिल जाते। आगे क्या है 1 मार्क्स क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम 0। तो देखो बेसिकली सरफेस टेंशन जो लिक्विड का होता है, अगर मैं वाटर के केस की बात करूं, यहाँ पे बेसिकली उन लोगों का कहना वाटर ही है, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है 0 होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जो अप्रोक्सीमेटली 370 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों का क्रिटिकल आंसर आएगा, अगर वैल्यू लिखेंगे तो भी फाइन, इट इज ओके। ओके, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स अपॉन करंट। तो डायरेक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ, क्या ये फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल विद द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट बता दो, वेबर पर एम्पियर, या तो आप लोग इसको हेनरी भी बोल सकते हैं। आगे, व्हाट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी एक चार्ज ऐसे जा रहा है, एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन हमेशा 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा 0 वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम का मीनिंग हम लोगों को पूछा गया। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली एनीथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। हमारे थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग, एक बाउंड्री, राइट। तो थिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, सॉरी नॉट सिस्टम बट सराउंडिंग एंड बाउंड्री को छोड़ के जो है वो हमारा क्या हो जाता है सिस्टम, बट ऐसे बोल सकते हैं सिस्टम इज ए थिंग विच कंटेन द मैटर एंड विच एक्सचेंज द मैटर एंड हीट विथ द सराउंडिंग, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जो मैटर और हीट को एक्सचेंज करता है किसी सराउंडिंग के साथ, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी कॉल्ड व्हेन H इज 0, जब H 0 हो जाता है। ये देखो, ये हिस्टेरेसिस साइकिल जो होता है मैग्नेट का, उसके बारे में पूछा गया। बी को हम लोग रिटेंटिविटी बोलते हैं जब H की वैल्यू 0 होती है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा रिटेंटिविटी। क्या आएगा इसका आंसर, रिटेंटिविटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टेट द फॉर्मूला फॉर बैंकिंग ऑफ रोड। अरे एकदम सिंपल फॉर्मूला है, राइट। हम लोगों को पता है V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, यहीं से बनाना था आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आ जाएगा। थीटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर करके, tan इनवर्स V स्क्वायर अपॉन RG, ये इसका फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ V स्क्वायर अपॉन RG, एकदम सिंपल फॉर्मूला था। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ चार्ज प्लेन शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ओके, हमारे को बोल रहा है कि चार्ज प्लेन शीट है, ये इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे कितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें पता है प्लेन चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है वो बनता है यस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा की वैल्यू देखो दिया गया 8.85 दिया गया, रख दो 8.85, 2 एप्सिलॉन नॉट भी होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, ये कैंसिल हो गया, 8.85 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू, इसको ऊपर ले लो 10 टू द पावर +12 हो जाएगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 12 आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ये यूनिट न्यूटन पर मीटर लिख दो, नॉट मीटर, कूलम होता है, या तो वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 पी इंटू वी। पी मतलब प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सबको पता है राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 3/2 पी 1.013 इंटू 10⁵ वी मतलब वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, 1 लीटर को हम लोगों को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, -3 से मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व कर दो, आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3/2, 5 और ये 3 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। कैलकुलेटर 3 इंटू 1.013 3.039 डिवाइडेड बाय 2 1.15 आ रहा है बेसिकली आंसर, तो 1.15 इंटू 10⁻², ठीक है, जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2 पीवी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन बी में आ जाते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हार्मोनिक एंड ओवरटोन। राइट, अब हार्मोनिक्स क्या होता है हम लोग को पता है, फर्स्ट फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली उसको हार्मोनिक्स बोलते हैं, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिलते हैं उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स बोलते हैं। राइट, ओके, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सेकंड चैप्टर से मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमें पता है, फोर्स is directly proportional to area, viscous force is directly proportional to velocity gradient dv by dx, राइट। कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा एरिया dv by dx आ जाएगा, ये हटाओगे आप, ये हो जाएगा, ये हटाओगे इक्वल टू कांस्टेंट a dv by dx। तो हम लोग को फॉर्मूला बनाना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका बनाना है, तो इसको अकेले रखोगे तो ये हो जाएगा a, ठीक है, इसको अकेले रखोगे तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया dv बाय dx, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया dv बाय dx को ऊपर भेज दोगे तो भी चलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कोएफिशिएंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन a dx dv इंटू यहाँ पे dx को यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन था। आगे बढ़ते हैं, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का ये क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को। याद है हम लोग ने सीखा था आर्क रहता है और आर्क में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो आर्क के सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। राइट, तो इसका बेसिकली आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई इंटू आर, ये इसका फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई इंटू थीटा 4 पाई इंटू आर। आगे क्या बोल रहा है, हेंस फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग। अगर सेंटर ऑफ द करंट, इसको पूरा सर्कल बना दो तो एंगल कितना हो गया 360, यहाँ पे 360 रख दो, तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई, इसी में रख दो, थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगा, 360 मींस 2 पाई, सर्कल है ना, सर्कल का मतलब क्या होता है 2 पाई हो गया ना पूरा एंगल, 4 पाई इंटू आर, 2 पाई इसको कट करेगा तो आप लोगों का फाइनल इक्वेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 आर। फर्स्ट आंसर ये, सेकेंड वाले का ये है। ठीक है, अगला स्टेट एंड प्रूफ, देखो बार बार मैंने बोला था क्वेश्चन आता ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और हम लोगों को पता है क्या होता है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है अगर टॉर्क सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0, राइट है। तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का जो रेट होता है L/T, या तो आप इसको dL/dt लिख सकते हैं, d/dt हो गया, ये जो L है इसको आप लिख सकते हैं PV, सॉरी वापस से सॉल्व कर लेते हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो यहां पे dL/dt इज इक्वल टू d/d, L मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है R क्रॉस P। ठीक है, डेरिवेटिव ले लो, UV रूल लगाना रहता है इसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, R को ऐसे रख देंगे, dP/dt ले लो, प्लस फिर P को ऐसे रख देंगे, dR/dt रख लेंगे, राइट। ओके, R dP/dt मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स होता है, प्लस P को mv लिख दिया मैंने, और dR/dt डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, V क्रॉस V क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचा, R क्रॉस F, R क्रॉस F क्या होता है, टॉर्क होता है। तो ये क्या बता रहा है
dl/dt इज इक्वल टू क्या, टॉर्क। तो यहाँ पे देखो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो ये भी कांस्टेंट, ये चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, राइट। ये हमारा प्रूफ था एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका स्टेटमेंट भी लिखना था, स्टेट बोला है तो डायरेक्ट लिख दो, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, स्टेट एनी 4 एडवांटेज ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का हम लोगों को एडवांटेज बोल रहा है, बहुत सिंपल एडवांटेज है। एलईडी जो इसका लाइफ जो होता है ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत कम देखने मिलता है, लो कॉस्ट में मिल जाता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है, और उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी होती है। बहुत सारे हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेज ऐड कर सकते हैं, अलग अलग वेराइटीज में, कलर्स में हमें मिल जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो हम लोगों को निकालना एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट, राइट। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट का, मान लो एनर्जी को E मान लिया तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 8 T⁴ इंटू टी, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हम लोगों को वैल्यू दिया जाता है, एरिया दिया गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एरिया जो है ये हमारा फॉर्मूला हो गया, टाइम भी दिया गया, यस 1 मिनट दिया गया, मतलब टाइम हम लोगों को दिया गया है। टेम्परेचर 127 यहाँ पे रखना है, 127 + 273 यानी कि आपको केल्विन में रखना है। एरिया भी दिया गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 200 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वो वैल्यू हम लोगों को यूज कर लेना है, सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो दिया है 5.67 × 10⁻⁻8, ठीक है। तो कैसे करना था आप लोगों को एनर्जी, राइट। तो ये देखो यहाँ पे 5.67, एरिया दिया 200 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कर देता हूँ। टेम्परेचर 127 दिया था, 127 + 273 400 केल्विन हो गया, और टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ओके, two coils having self inductance 60 millihenry each are coupled with each other if the coefficient of coupling is 0.75, calculate the म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन √ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों L1 × L2, राइट। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग को दिया गया है, नहीं सेल्फ इंडक्टेंस है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा M = K √ऑफ L1 × L2 बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, K का वैल्यू 0.75 दिया गया है, इंटू √ऑफ L1 60 मिली हेनरी, राइट। तो 60 × 10⁻³ इंटू 60 × 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे आप लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सीरीज LCR सर्किट, देखो एसी सर्किट से आया है, इफ द रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर 3 ओम, 8 ओम एंड 4 ओम, कैलकुलेट फेज डिफरेंस, राइट। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, tan इनवर्स XL - XC अपॉन R, ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है। XL मतलब क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 3 है, इंडक्टिव 8 है, कैपेसिटी 4, तो ये हो जाएगा आप लोगों का tan इनवर्स XL की वैल्यू है 8 माइनस XC 4 है अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। इसको सॉल्व कर लो, लॉग बुक से 53 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्टेट द एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत सारे एडवांटेज है पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर का, मैंने आपको बताया था, आप डिफरेंस करके जाओ, वहीं से भी लिख सकते हैं। डिफरेंस जो है वही है पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में। क्या, पोटेंशियोमीटर जो है वो बेसिकली एरर लेस होता है, यानी कि बहुत कम एरर होता है, सेंसिटिव होता है। उसके बाद जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम लोग डायरेक्टली ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसका एडवांटेज है। ओके, अगला, ड्रॉ ए नीट एंड लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कैसा होगा हमें पता है। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये हम लोगों का 2 कॉइल है, हम लोगों को 2 डायोड यूज करना पड़ेगा,
ये मैंने 2 डायोड यूज कर लिया, यहाँ से आउटपुट ले लूंगा मैं, चाहिए तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, राइट। ठीक है, अब लेबल करना है, तो लेबल क्या करोगे, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, डायोड 1 है, डायोड 2 लेबल कर दो इसको, ये सेंटर टैपिंग है, राइट, ये आउटपुट है, ये अर्थिंग है। इस तरीके से आप लेबल कर दो, ये आप लोगों का हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 2 डायोड आप लोगों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगला, ए बॉडी ऑफ मास 0.8 kg परफॉर्म लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इट एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स दिया गया 0.4 न्यूटन, मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा वैल्यू 0.4 न्यूटन फोर्स है। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स की वैल्यू दिया है, डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं मीटर में कर लेता हूं। और डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड, तो हम लोगों को के की वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, के का। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्स होता है। फोर्स कितना गया 0.4 दिया गया है, और ये आप लोगों का आ गया 4 इंटू 10⁻⁻²। तो 0.4 इसको ऊपर ले लो, +2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 40 हो गया ये, और 4 10 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर यूनिट आ जाएगा। और क्या पूछा गया, टाइम पीरियड पूछा गया है। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ K अपॉन M होता है शायद। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं देख लेता हूं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है, मैंने सॉल्यूशन सब निकाल के रखे, कौन सा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। M अपॉन के, अंडर रूट ऑफ M अपॉन के, M अपॉन के, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ M। मास दिया गया देखो आपको 0.8 kg, राइट, तो यहाँ पे हमने 0.8 kg लिख दिया, K की वैल्यू हम लोग को 10 मिल गया है, राइट। इसको सॉल्व करोगे आप लोगों का टाइम पीरियड आ जाएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड। अगला, ए गैस ऑफ 0.5 मोल एट 300 केल्विन एक्सपांड आइसोथर्मली, देखो आइसोथर्मली एक्सपांड, और ऑब्वियसली वर्क डन पूछा गया है, देखो वर्क डन बाय गैस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को पता है, इसका डेरिवेशन मैंने बोला था सॉल्व करके जाना है। क्या आता है वर्क डन, एनआरटी, राइट है, लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, राइट। नंबर ऑफ मोल 0.5, एन की वैल्यू 0.5 आ गया, गैस कांस्टेंट 8.31 लिख दो, टेम्परेचर दिया गया आप लोगों को 300, राइट, और VF अपॉन VI, फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर है, इनिशियल 2 है, तो 6/2। इसको आप सॉल्व करोगे बेसिकली तो फटाक से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 0.5 इंटू 8.31 इंटू 300, ये 3 8 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 इंटू 4, 900 का ये आधा, 450 इंटू 8.31, इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जूल में आएगा। ओके, वर्क डन निकाल रहे, फाइन। चल, अब सेक्शन सी पे आते हैं। बेसिकली 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है हर एक क्वेश्चन। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मटेरियल का सबसे पहला टॉपिक है, हम लोगों को बोला गया है टाइम पीरियड निकालना बार मैग्नेट का। तो देखो इसका बेसिकली आंसर क्या आता है, ये डेरिवेशन है T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ I अपॉन MB, राइट। ये हम लोगों का बेसिकली एक्सप्रेशन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। यस, बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कराएंगे तो हम लोगों का टाइम पीरियड जो है इस फॉर्मूले से हम लोग को मिल जाता है, जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, और सॉरी नॉट करंट बट ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, 2 का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये हम लोगों का डेरिवेशन था चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल का सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, ओके। इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वही चीज है, अगर आप लोगों का अनबैलेंस फोर्स नहीं है सिस्टम पे, पूरा फोर्स बैलेंस्ड है, तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया। कोई केमिकल रिएक्शन सिस्टम के अंदर नहीं चल रहा है तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में। एकदम सिंपल था, ये हाथ के 3 मार्क्स थे, कुछ भी नहीं था। व्हाट इज ब्रूस्टर लॉ, ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, जहां पे पोलराइजेशन का टॉपिक है। यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, जहां पे इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू जो ऐड करेंगे 90 डिग्री हो जाता है, तो हमारा लाइट पोलराइज्ड हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
ब्रूस्टिंग एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका फाइनल डेरिवेशन था। तो ये एकदम सिंपल डेरिवेशन था, 3 मार्क्स के लिए तो आता ही नहीं था, बट आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट और सिंपल एकदम डेरिवेशन है ये वेव ऑप्टिक्स का, पोलराइजेशन टॉपिक का, ब्रूस्टर्स लॉ। उसके बाद क्या बोल रहा है हमने, डिराइव एन एक्सप्रेशन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये चैप्टर नंबर 15 का है। डिफाइन 1 बैकेरेल, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि एक्सप्रेशन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का एक्सप्रेशन पूछा गया था, राइट। तो हम लोगों को पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट एनी टाइम इज इक्वल टू ओरिजिनल न्यूक्लियस इंटू ई रेज टू माइनस ये डिसइंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस फॉर्मूले से, ये मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उस चैप्टर से। कल मैंने जो आप लोगों को 20 क्वेश्चंस दिए गए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन इंक्लूड किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये वाला इसका डेरिवेशन था। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, 3rd चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एमएससी पावर होता है जिसको आर से डिनोट करते हैं, और हम बोल सकते हैं एमएससी पावर और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को स्मॉल ए से डिनोट करता है, वो हमेशा होता है एमएससी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऐसे आर भी बोल देता हूं, ठीक है। यही होता है स्टेटमेंट। क्या होता है, द रेशियो ऑफ एमएससी पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी, किसी भी बॉडी का अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, यस, और इज ऑलवेज इक्वल टू दिस इज, क्या ये, एमएससी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। ओके, तो ये डिराइव करना था, सिंपल था, सिंपल है, ठीक है, किया आपने। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, ओके, फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड, जब पाइप दोनों एंड से ओपन होता है तो एंड करेक्शन का हम लोग ने डेरिवेशन डिराइव किया था। ये हो जाएगा N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन 2 N2 माइनस N1, यस, इसका ये फॉर्मूला होता है अगर पाइप दोनों बाजू से ओपन है। अगर एक एंड से ओपन है तो ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ ये 2 हट जाएगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप लोगों को आंसर मिल जाता है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है, यही आपको डिराइव करना था, ठीक है। ये आप लोगों का स्टेशनरी वेव यानी कि सुपरपोजिशन वेव 7th चैप्टर 6th चैप्टर का है, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ए कंडक्टिंग बार इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ओके, ये आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। देखो हम लोगों ने देखा था हमारे पास एक सेमी सर्कल है, इसको हम लोग ने यहाँ पे पाइवेट करके रखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास मैग्नेट है जो मूव करेगा, यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है, राइट है। तो इसमें हम लोगों को क्या पूछा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल ईएमएफ, ओके। तो जो ईएमएफ आता है वो ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू एंगल इंटू 2 पाई इनिशियल एंगल अपॉन टाइम, हाँ टाइम होगा, ओके। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हम लोग देख लेते, टाइम ही, हाँ टाइम ही होगा, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे फ्लक्स मिल रहा है। तो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा डी फाई बाय डी थीटा इंटू 2 पाई थीटा नॉट अपॉन टी, करेक्ट। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आता है इसका, हम लोग ने इसको सॉल्व भी किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल्स है, बट आई नो। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक, हमें बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रिवॉल्व किया। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक, कितना रिवॉल्यूशन बनाएगा, करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट टाइम, अच्छा उतने टाइम में कितना वो रिवॉल्यूशन कर लेगा वो हम लोगों को निकालना, ठीक है। तो टाइम की बात कर रहा है, और अच्छा हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन कर लेगा, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात किया गया है। तो टाइम निकालो, उसका उल्टा कर दो। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये सर्कल में घूम रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर हो जाएगा अपॉन वेलोसिटी। तो ये हो गया 2 पाई आर। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, राइट है। तो हम लोग ने रेडियस का फॉर्मूला भी बनाया था, वो कांस्टेंट होता है 0.569 इंटू 10 टू द पावर -10 -10, हाँ, इंटू n स्क्वायर अपॉन z।
एन की वैल्यू हमें दी गई है, कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो एन का वैल्यू बेसिकली आप लोगों का 2 आ जाएगा। जेड हाइड्रोजन एटम है तो 1 आ जाएगा, इसमें रखोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर हुआ अभी तक तो, अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी भी फिक्स होता है 2.2 इंटू 10⁻6 होता है बराबर। इससे आप लोगों को टाइम पीरियड मिल जाएगा। जैसे टाइम पीरियड मिलेगा, ये 1 सेकेंड का मिला हम लोगों को, कितना पूछा गया है, 10⁸, तो आप लोगों का जो वो होगा वो आप 10⁸ को इससे डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से, राइट, तो आप लोगों को पता चल जाएगा 10⁸ सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आप लोगों को सारा यहाँ पे वैल्यू भी दिया गया है। ठीक है, एकदम सिंपल था, टाइम का फॉर्मूला यूज करना था, 2 पाई आर अपॉन वी, आर की वैल्यू ये रख दी, वी की वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एन बाय जेड आता है, ये भी रखना है। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को वो 1 सेकेंड के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को 10⁻⁸ है, तो हम लोग 10⁻⁸ से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, हम लोगों को टोटल टाइम मिल जाएगा, उसका इनवर्स करोगे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ए फ्लाईव्हील ऑफ मोटर हैज 100 kg एंड रेडियस 1.5 मीटर, द मोटर डेवलप ए कांस्टेंट टॉर्क 2000 न्यूटन मीटर, द फ्लाईव्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द वर्क डन। रोटेट कर रहा है मोटर, वर्क निकालना है, तो हम लोगों को पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो फोर्स किससे, टॉर्क से रिप्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें देखो टॉर्क दिया गया है 2000 न्यूटन, तो यहाँ पे रख दो वर्क इज इक्वल टू 2000 इंटू थीटा, थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दी फर्स्ट 4 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना चक्कर लगाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई, 4 रिवॉल्यूशन कर रहा है 8 पाई हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, 16,000 पाई जूल, इतना वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम, जी का वैल्यू दिया गया है, जस्ट ए सेकेंड, एक गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, जी का वैल्यू 50 ओम दिया गया है, एंड करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, मतलब करंट गैल्वेनोमीटर से आईजी दिया गया, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख दिया मैंने, आईजी है। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कैलकुलेट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, मतलब शंट क्या लगेगा, शंट रेजिस्टेंस जो एमीटर को बनाने के लिए लगता है शंट, टू कन्वर्ट एमीटर ऑफ 0.5 एम्पियर, एमीटर में कितना करंट चाहिए 0.5, तो शंट का वैल्यू होता है G अपॉन N -1, N को लिख सकते हैं हम लोग I अपॉन IG -1 बराबर। चलो हो गया काम, G का वैल्यू देखो 50 दिया गया है, I का वैल्यू 0.5 है। ठीक है, ओके, IG का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ है, -1 करोगे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ गया। अच्छा और एक क्वेश्चन है, इंटू वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट रेंज, अच्छा वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करना है तो आपको रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन IG माइनस G, राइट, तो आप लोगों को वोल्ट मीटर की वैल्यू दी गई 10 वोल्ट आ जाएगा, IG दिया गया हम लोगों को, IG 2 मिली एम्पियर और G का वैल्यू 50, इसमें पुट करोगे इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप इज 0.6 mm, ठीक है, डायामीटर दिया गया 0.6 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.3, और mm से मीटर में करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, आपको PI निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है PI माइनस P आउटसाइड, राइट, इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ठीक है, हम लोग को टेंशन दिया गया है, R भी हम लोगों को पता है बराबर, आपको इनसाइड प्रेशर निकालना है, तो इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा 2T अपॉन R, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी ये इनसाइड है ये आउटसाइड है, आउटसाइड प्रेशर तो आपको पता है आउटसाइड प्रेशर कांस्टेंट होता है 1.013 इंटू 10⁵, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लिखोगे आप लोग 2, T का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया गया, R का वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया, इसमें आप पुट करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, म्यू नॉट NI होता है सोलिनॉइड से, राइट, इसको आप लोग म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट 4.2 10⁻⁷, नंबर ऑफ टन्स देखो 1000 दिया गया है, लेंथ सोलिनॉइड का पाई मीटर दिया गया है,
और आई की वैल्यू कितना दी गई, 5 एम्पियर। इसमें रखोगे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। सेक्शन डी में आ जाते हैं। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म? फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। मटेरियल दोज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिज्म, राइट। एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। हम लोग ने सीखा फेरोमैग्नेटिज्म का क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ऐसे बाउंड्री बना के रखता है, राइट। बाउंड्री बना के रखता है डोमेन रीजन, यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का। तो जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो डोमेन वॉल जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और सारे के सारे डोमेन मर्ज हो जाते हैं और सब ये एक लाइन में आ जाते हैं, राइट। यही आपका डोमेन थियरी के बेसिस पे इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद देखो क्या, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। सबसे सिंपल क्वेश्चन था। ई आर एम एस आई आर एम एस हम लोग ने सॉल्व भी किया था, इनटू कॉस ऑफ फाई, राइट। ये इतना एवरेज पावर होता है इन एनी एलसीआर सर्किट। अगर वही रेजिस्टिव सर्किट होता है तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है। कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर हमेशा 0 होता है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये आराम से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये भी मैंने आपको बताया था कि आएगा और आया। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, हमें पता है इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, राइट है। हम लोगों को ये भी पता है कि जो डिफ्रैक्शन है उसके अंदर जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड बनते हैं उनका विड्थ जो होता है, उनका जो इंटेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। वही अगर इंटरफेरेंस की बात करोगे तो इंटरफेरेंस में सारे जितने भी फ्रिंजेस बनते हैं, सारे फ्रिंजेस की इंटेंसिटी और विड्थ कैसी होती है, सेम होती है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है, वहां पे लिखने थे। उसके बाद ए डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लैम्प लाइट ऑफ वेवलेंथ 5D नैनोमीटर दैट इज 0.20 डिग्री अपार्ट। ये भी टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल्स है, मुझे तो ये न्यूमेरिकल्स रट्टा है, याद है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। y का वैल्यू होता है, y मतलब डिस्टेंस जो होता है सेंटर से कितने दूर पे वो फ्रिंज बना है, ये जो डिस्टेंस होता है y होता है वो होता है d साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पहला केस लिख सकते हैं, 2 केस दिया गया है, d2 साइन थीटा। y को रिप्लेस कर सकते हैं आप लैम्डा से भी, जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप लोगों को सेकेंड वाले केस का एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये आराम से निकल जाएगा, ये हो जाएगा d1 साइन थीटा 1 अपॉन d2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। d और d2 कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस सेम बताया गया है। तो साइन थीटा 1 0.2 दिया गया है अपॉन साइन थीटा 2। दो वेवलेंथ का रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है, तो ये आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे साइन 0.2 से, तो आप लोगों को साइन थीटा 2 मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1.33 दिया गया है, यहाँ पे रख दो, साइन 0.2 निकालो, मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा मिलेगा, फिर इसका इनवर्स ले लो साइन का, तो आप लोगों को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगला, Einstein photoelectric equation or mention physical significance of each term involved in it. The wavelength of incident light is 4000। ये तो हम लोगों को पता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। कोई भी जो वेव होती है वो वेव कुछ एनर्जी लेके चलती है और वो एनर्जी कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, यस, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, राइट, ओके। ये हम लोगों का आइंस्टाइन का इक्वेशन है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट दी एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। खत्म हो गया काम हमारा। वेवलेंथ दिया गया, h और c कांस्टेंट होता है। वेवलेंथ दिया गया 4000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट करके लिख देने का, h और c की वैल्यू ऊपर दी गई है, वहां से पुट करना। स्टार्टिंग में दिया गया ना फिजिकल, आंसर आ जाएगा। स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम में आता है, हाई पोटेंशियल जनरेट करने के काम में आता है। उसके बाद जो वेन डी ग्राफ जनरेटर, ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने के काम में आता है, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के काम में आता है, ब्रेक करने के काम में आता है। सेम इसी तरीके से वेन डी ग्राफ जनरेटर की तरह हमारे पास और एक इंस्ट्रूमेंट था। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिवाइस, गैजेट, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, जो हम लोग ने मैग्नेटिक मटेरियल, नॉट मैग्नेटिक मटेरियल बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में सीखा था।
जिसके अंदर देखो 2D होता है, राइट है, साइक्लोट्रॉन बोला जाता है, उससे भी ये काम हो जाता है। इन ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, आगे देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एट रेट ऑफ 2 × 10⁻11 वोल्ट पर मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे को बता दिया गया है कि ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन टाइम की वैल्यू दी गई है। अच्छा ठीक है, कितना, 2 × 10⁻, अच्छा कैसे पता चला, ये यूनिट से पता चला, वोल्ट पर मीटर है और सेकंड का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, उसके बाद मेरे को बोला गया इफ एरिया, एरिया दिया गया है, एरिया भी दिया गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया मल्टीप्लाई बाय डीई बाय dt। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट ऊपर दिया गया 8.85 × 10⁻12, एरिया दिया गया आप लोगों को, डीई बाय dt की वैल्यू भी दिया गया, ये डीई बाय dt की वैल्यू पुट करोगे, इसका आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आई होप कि सब लोगों ने मैच किया अपने आंसर को, और आई होप कि सब लोग ने परफेक्ट आंसर लिख के आए हैं, सब लोग ने अच्छी तरीके से सॉल्व किया, सब लोगों का एग्जाम अच्छी तरीके से गया है। मैंने जो क्वेश्चन बोला था क्वेश्चन आए भी थे, और आई होप, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही से आप लोगों को सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दिए थे, तो आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि जो क्वेश्चन मैंने बताया था आए थे, तो फटाफट आपको कमेंट में लिख देने का आए थे, और इसी तरीके से जो अगला एग्जाम है उसके भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा उसके लिए। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन बेल आप लोगों को हिट करना है, क्योंकि एक भी अपडेट आपको मिस नहीं करना है। नए नए एग्जाम के अपडेट आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना है। जो भी डिस्कशन है वहां पे हम करेंगे, और आपका जो भी डाउट है क्लियर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।